हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बेसिस के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको इस तरीके का कॉन्टेंट पसंद आता है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के क्वेश्चन को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अपनी प्रिपरेशन को आप वहां से बूस्ट अप कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। इट मींस आपको करंट दिया गया है और आपको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपने यहाँ पर क्या करने हैं, निकालने हैं, जब आपको टाइम कितना दिया गया है, 1 सेकंड दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं, ये तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो करंट रहता है विच इज इक्विवेलेंट टू Q बाय T। अभी Q की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, N इंटू E। तो एन ई को यहाँ पे पुट कर दो डिवाइडेड बाय टी। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप देखो करंट ऑलरेडी दिया गया है, टाइम जो है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस आपने इस एन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एन की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आएगी, दैट इज आपके पास यहाँ पर आई है तो आपने यहाँ से क्या निकालना है, एन निकालना है। तो आप एन को इस तरफ रहने दीजिए, आई इंटू टी डिवाइडेड बाय बेटा क्या ई। अब आप सभी जानते हो कि जो आपके पास किसकी वैल्यू है, आई की 1 और आपके पास टाइम भी 1 है, और ई की जो वैल्यू है हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जब आपके पास करंट 1 एम्पियर हो और टाइम आपके पास 1 सेकंड दिया गया हो, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके 6.2 इंटू 10⁻18, जो कि आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला क्या गया है कि आपके पास 1 कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है। तो हमने अभी पीछे ही देखा इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि 1 कूलम जो है, अगर हम 1 कूलम की अगर हम यहाँ पे बात करते भी हैं तो देखो, तो 1 कूलम होता है आपके पास 1 कूलम विच इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर इंटू मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, 1 सेकेंड के साथ। ठीक है, बहुत बहुत ही आपका यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला है, क्योंकि जब हम ये भी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं 1 कूलम की, ठीक है, तो 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आई जो है किसके इक्वल होता है, Q बाय टी। ठीक है, अब ये 1 कूलम, Q जो है चार्ज है, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। तो यही निकालना है, तो Q हम किसके इक्वल लेंगे, I इंटू टी। अगर हम 1 कूलम की यहाँ पे बात करें, यानी चार्ज अगर हमने 1 रखा है, तो आपके पास करंट की भी क्या वैल्यू आएगी 1 और टाइम की भी आएगी 1। तो ये बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, मल्टीप्लाई विद, और आपका टाइम जो है किस में होता है, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बेटा मल्टीप्लाई है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। ध्यान से देखना, जब कोई बॉडी जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है बाय फ्रिक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट मींस वहां पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सेस में होंगे। तो बॉडी ने क्या एक्वायर किए हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आपको प्रोटॉन्स बोलेंगे, तो प्रोटॉन्स जो है वो क्या नहीं होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं। ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। और चार्ज जो है वो क्या रहता है, हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। अब यहाँ पर देखो आप कि आपके पास ऑप्शन जो है एक्सेस, प्रोटॉन तो मूवेबल होते ही नहीं है। ठीक है, जब फ्रिक्शन जब आप करोगे तो चार्जेस क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, लॉस्ट कर देंगे तब तो आपके पास बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस्ट कर दिए तो इट मीन्स उसके पास हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, हमें वहां पर करंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हमें करंट चाहिए, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिवली चार्ज जो है
एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए हैं, एकमुलेट हो गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो न्यूट्रॉन्स बेटा होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है इफ अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। अब यहाँ पे चार्ज्ड बोला गया है, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली, सिर्फ आपको चार्ज बोला गया है। तो अगर कोई एक चार्ज बॉडी जो है दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो चार्ज जो होगा अदर बॉडी के ऊपर जो है वो क्या रहेगा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सेकेंड बॉडी के पास या तो कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, या तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो इसके पास अपोजिट चार्ज होगा। अब अपोजिट चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। अगर देखो चार्ज, सिर्फ आपको यहाँ पे चार्ज बोला गया है, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या रहते हैं चार्ज, मैंने क्या बोला कि आपका क्वांटाइज्ड रहता है, तो जितना अमाउंट इसके पास चार्ज रहेगा, हम मान लेते हैं पॉजिटिवली, मतलब 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किया, तो मतलब अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, तो दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज हमें कितना देखने को मिलेगा, या तो नो चार्ज देखने को मिलेगा या तो अपोजिट चार्ज हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट नेगेटिव, और यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का नेचर नहीं बताया गया है। मे भी नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, या यहाँ पर बोला गया है कि 0 हो सकता है, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान, जब कोई चार्ज बॉडी जो है अटैक करती है अनदर बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, या तो क्या होगा, अपोजिट चार्जेस होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज या तो नेगेटिव रहेगा, मस्ट बी नेगेटिव होगा, या तो फिर क्या होगा, कोई भी चार्ज वहां पे नेगेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड के लिए। मस्ट बी नेगेटिव यहाँ पे भी है, मस्ट बी पॉजिटिव यहाँ पे भी है, या तो 0 चार्ज, ठीक है। कंडीशंस को देखो जरा, अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना था, तो ये भी कंडीशन हो रही है। या तो हम यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव का, तो मतलब वहां पे क्या होगा, दूसरी बॉडी पे कोई भी चार्ज हमें वहां पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको सही नजर आ रहा है, या तो पॉजिटिव रहे, सॉरी, या तो फिर नेगेटिव रहेगा, या तो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा, मस्ट बी नेगेटिव, तो यहाँ पर है ये भी सही लग रहा है, या तो फिर नो चार्ज, या तो मस्ट बी 0, ठीक है। मस्ट बी 0 का मतलब होता है यहाँ पे बेटा नो चार्ज, हाँ, तो यहाँ पे 0, यानी ए ऑप्शन भी सही नजर आ रहा है, सी ऑप्शन भी बेटा बिल्कुल सही नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल आपको यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो सही ऑप्शन हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है अगर यहाँ पे हमें नेचर पता हो, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड यहाँ पे आपके पास 0 भी हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, सुटेबल यूनिट जो है, अगर हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज इक्विवेलेंट टू, हम क्या बोलते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या बेटा, चार्ज, ठीक है। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, और आपके पास चार्ज के कितने होते हैं, कूलम। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इफ आई इज द करंट थ्रू अ वायर and E is the charge of electron, then the number of electrons in the t second will be, बेटा ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब इसको जो सही ऑप्शन है आप यहाँ से एग्जैक्टली पता लगा सकते हो। जब हम बात करते हैं बेटा I, मैंने अभी आपको पीछे बताया Q बाई टी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या Q की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एन ई, तो अगर मैं इसको एन ई डिवाइडेड बाय टी पुट करूं तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, i, दिस इज n, i इंटू टी डिवाइडेड बाय बटा क्या e। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। अब इसमें बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज होंगे। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया गया, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज। देखो जब हम कभी भी कन्वेंशनली टर्म जो है वो यूज करते हैं तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हम क्या मान के चलते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज जो है फ्लो हो रहा हो, लेकिन टर्मिनल कौन से आपके पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू आउट द सर्किट एंड कहाँ जाता है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो इट मीन्स जहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है किसकी, करंट की, कन्वेंशनली हम क्या देखते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बेटा कहाँ पे दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ये फिगर बोली गई है और आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज जितना करंट जो है इस सर्किट में बेटा क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो एंटर कितना हो रहा है, इस तरफ एंटर कितना हुआ, दो कितना हुआ, दैट इज 2 + 2 विच इज इक्वल टू कितना करंट जो है वो क्या है, आउट गोइंग, नेट आउटगोइंग करंट कितना निकल रहा है बेटा, यहाँ से 1 एम्पीयर, 1 प्लस ये भी डायरेक्शन देखो 1.3 और लास्ट में क्या बचा आई, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे 2.3 बना प्लस आई, तो सिंपल सा यहाँ पे देखो 4 - 2.3 विच इज इक्वल टू आई कितना बना, ये 1.7 आई, मीन्स करंट की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली, दैट इज 1.7 एम्पियर, ठीक है। नेट इनकमिंग करंट, जितना करंट जो है एंटर होता है और कितना करंट जो है उसमें से निकल रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो क्वेश्चन को, आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, तो इसकी रेजिस्टेंस बेटा क्या होती है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। बोला क्या गया है कि आपके पास क्या बोला गया, व्हेन द टेम्परेचर, अगर कोई हमारे पास मेटालिक करंट है और उसका हम टेम्परेचर जो है वो क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ बेटा क्या होता है, होता क्या है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, देखो यहाँ पर बोला गया है मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना मेटालिक कंडक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। और जब हम कभी भी मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो हम डील करते हैं, एक होता है आपका बैलेंस बैंड और एक होता है बेटा आपके पास कंडक्शन बैंड। अब बेसिकली आपके पास टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ेगा तो कौन सा हम बैंड यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो कि कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कौन सा कर रहा है, कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की क्या है डेंसिटी है, कहाँ पर, इन द कंडक्शन बैंड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्शन बैंड में आ जाती है कि वो चार्ज को फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर जो है, अगर देखो कंडक्शन बैंड की बात हो रही है और यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो जब ये इंक्रीज करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, मान लिया ये कंडक्शन बैंड में, तो जो सक्सेसिव टाइम होगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, या हम ये बोल सकते हैं कि टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन जो है वो क्या हो जाएगा, देखो इतनी तेजी से हो रहा है ये सब, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज द टाइम, ये टाइम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और टाइम डिक्रीज होने की वजह से आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है ऑलवेज इंक्रीज करती है, जब हम कभी भी टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन हमें क्या देखने को मिलता है, रिड्यूस हो गया हो। क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ। तो इट मीन्स वहां पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है। बहुत से बच्चे जो है इसको डिक्रीज कर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला गया है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा कितनी होगी। इट मींस अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली बात करूँ कि आपके पास क्या है, हर एक की मतलब अगर रेजिस्टेंस जो है हर किसी की एक है तो R कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, R/n में कुछ इस तरीके से इसको लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो मुझे अगर 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट निकालना है, या मैं इसको आर इक्विवेलेंट लिखूं या आर पैरेलल बोलूं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगी, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो आर बाय एन इट मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फर्स्ट आर एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब एंड में भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 बाय आर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर। अब ये आर क्या है, उन इक्वल पार्ट्स की क्या है, रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस बेटा आपके पास कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है या आर पैरेलल मुझे निकालना है, तो इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के साथ क्या होगा, यहाँ पे आर एंड डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रही है, ये एन, तो आर बाय एन। अब यहाँ पर ये देखो, ये आर जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल आई है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पे ईच जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द ईच पार्ट, ये कौन सी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल आएगी, जितनी टोटल रेजिस्टेंस है उस वायर की डिवाइडेड बाय कितने उसको भागों में हमने बांटा है, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है, आर बाय एन, ठीक है, जिसको हमने आगे फर्दर मॉडिफाई किया। अब आर के प्लेस के ऊपर मैं क्या पुट कर दूंगी, आर बाय एन डिवाइडेड बाय एन, तो इट मीन्स मेरे पास क्या बना, ये सॉरी दिस इज बेटा आर बाय एन, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आर डिवाइडेड बाय एन, और ये तो आपके पास आर बाय एन का स्क्वायर, जो कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर द सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किस तरीके से निकाला है वो भी आप देखते चलना। एक वायर जो है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, टोटल वायर की रेजिस्टेंस उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एन इक्वल पार्ट्स, तो हर एक की रेजिस्टेंस हमें कुछ न्यू माननी पड़ेगी, जो कि हमने मान ली आर, यानी ये आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विच इज इक्विवेलेंट टू जितनी वायर की रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, एक पीस ऑफ वायर है, ध्यान से सुनना, पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, जिसको हम मतलब एक पीस है ये वायर का, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। फिर इसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री के ऊपर, मतलब इस तरीके से इसको मैं रोटेट करूंगी ना, तो मतलब ये जो आपके पास ये है, तो ये नेक्स्ट इस पे क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूं, ये कुछ इतनी बन जाएगी, मतलब इसके ऊपर ऐसी आ जाएगी, ठीक है। तो इट मींस इस वाले पार्ट की भी कितनी रेजिस्टेंस होगी 2 ओम, और ये निचले वाला पार्ट जो है इसकी भी कितनी होगी 2, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी अब क्या कर चुकी हूँ, इसको घुमा के मैंने इस तरीके से और साथ में जोड़ दिया, तो दूसरी वाली कहाँ पे प्लेस होगी, इस तरीके से। बोला गया है मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट से मतलब यहाँ से फिर यहाँ से, तो इसका मिड पॉइंट बेटा यहीं पर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से मोड़ के इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और बोला क्या गया है, ट्विस्टेड टुगेदर देन द रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो देखो जब मैंने इसको यहाँ पे मोड़ के तो कंप्लीट कितने एंगल पे घुमा दिया है, 180 के ऊपर घुमा दिया है, तो इट मींस ये किसके ऊपर आ गई है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुकी है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस किस तरीके से देखते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा, पहले की कितनी बनी 2 ओम, उसकी भी कितनी बनी 2 ओम, तो कितना आएगी 2 बाय 2 डिवाइड कर दिया, कितना बना 1 ओम। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मेथड तो इसको करने का ये है, या दूसरा मेथड इसको करने का ये है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप रो L बाय ए इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास लेंथ जो है अब क्या होगी, पहले लेंथ इतनी थी, ठीक है, मान लिया आपने ये L, इसकी लेंथ L थी, फिर जब द्वारा इसने आपने इसको क्या कर दिया, इसकी मिड में से इसको घुमा के इतना कर, तो अब यहाँ इस वाले केस में लेंथ कितनी होगी L/2, ठीक है। अब एरिया जो है वो क्या हो गया, अब देखो पहले इतनी सी थी, फिर इतनी होगी, मतलब थोड़ी सी क्या होगी मोटी, तो एरिया यहाँ पे क्या हो गया आपका डबल हो गया, ठीक है, एरिया डबल हो गया, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो R किसके इक्वल आएगा, ये कितना बना रो L/2, और ये एरिया क्या हो गया डबल हो गया 2 into 8, तो इट मीन्स R विच इज इक्वलेंट टू रो L, और यहाँ पे कितना आएगा 4A,
ठीक है। तो इट मीन्स हमें जो न्यू रेजिस्टेंस मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1/4 ऑफ द प्रीवियस जो ये न्यू आई, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/4 इस तरीके से हमें मिल रही है। पहले की जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4 ओम थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी यहाँ पे क्वेश्चन में बोली गई है 4 ओम, तो इसको भी डिवाइड कर लो 1 ओम। दोनों केसेस लगाकर आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 रजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ 8 ohm आर कनेक्टेड टू अ ट्राइंगल। तो रेजिस्टेंस जो है बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स क्या होगी। देखो आपको क्या बोला गया है कि इस तरीके का कोई आपने क्या बना लिया, ये है, ठीक है। और 3 रेजिस्टेंस, जिन तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 8 ओम है, और आपने इसको शेप दे दी है ट्राइंगल की शेप। तो रेजिस्टेंस जो है बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स कोई भी पकड़ लो, चाहे ये वाला पकड़ लो, या ये वाला, या ये वाला पकड़ लो, या ये वाला और ये वाला, यानी ए बी वाला पकड़ लो, या बी सी वाला पकड़ लो, या ए सी वाला पकड़ लो। दोनों के बीच में आपने क्या बतानी है, रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर अगर हम ए बी दो टर्मिनल्स के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी और बी सी कोई भी मान के ले चलो आप, तो दोनों केसेस में आपके पास किस तरीके से आएगी। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी और इसके बीच में जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मैं दो टर्मिनल्स की बात कर लेती हूँ। मैंने एक यहाँ पे इसको मैं दूसरे पेन के साथ डिनोट करी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास मैंने एक टर्मिनल मान लिया BC और दूसरा मैंने मान लिया AC, तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की इन द आर्म जो आपके पास BC है एंड AC है, इसकी क्या बन जाएगी आपके पास 8 + 8 विच इज इक्विवेलेंट टू कितना आएगा, ये 16 ओम। अब ये 16 ओम जो मेरे पास निकल कर आया, ये क्या बन जाएगा, अब ये पैरेलल बन जाएगा किसके, जो थर्ड आर्म बची जो कि क्या है आपके पास AB है। तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है, दैट इज 1/r। तो मैं कैसे निकाल लूंगी, हमारे पास क्या है 1 जो आपके साथ रिमेनिंग बची हुई है 1/8, और ये पैरेलल किसके साथ आ रही है 1/16 की। तो यहाँ पर देखो कितना बना, ये 16, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, तो ये कितनी आई 3/16 ओम। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है r, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा उल्ट कर दो, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 16/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा किए होंगे, ठीक है। बस आप कोई भी दो, अगर आप ए बी या AC को मान के चलोगे तब भी वो कितनी आएगी 16 आएगी, और वो 16 ओम जो है वो किसके पैरेलल बनेगी, थर्ड वाले की। चाहे आप कोई भी ट्राइंगल है तो आप कोई भी आर्म यहाँ पे मान के चल सकते हो। अब बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इतना करंट है, ठीक है, और इतने अब मेंस के साथ जो है इसको क्या किया गया है, इतना मतलब इसके पास क्या है, पोटेंशियल है। तो रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, ठीक है, हम सभी जानते हैं। देखो V विच इज इक्विवेलेंट टू क्या है IR, निकालनी क्या है, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो R किसकी इक्वल बन जाएगा V/I। तो V की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 220/4, तो जो मैं इसको डिवाइड करूंगी कितना आएगा, ये 5, हाँ 55 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बोला गया है एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। इलेक्ट्रिक आयरन की हम बात कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा ही है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का, उसके ऊपर क्या है, जो इलेक्ट्रिक आयरन का प्रिंसिपल है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इट मीन अगर ये प्रिंसिपल जो है वो क्या बताता है, अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो ये क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और यही रेजिस्टेंस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो ये रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किसमें फिर कन्वर्ट कर देती है हीट एनर्जी में। ये सारा का सारा फिनोमेना किसकी वजह से होता है, आपका रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। सॉरी प्रिंसिपल जो है, हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द जो करंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जनरेट करता है हीट को, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस जो कि क्या कर रही है, उसको रोक रही है, रोकने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, हीट प्रोड्यूस कर देगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब
क्या हो जाएंगे एकदम से, उनको हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब अपना काम जो है बड़ी अच्छे तरीके से कर रही है, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बर्न आउट हो जाएंगे। तो मीन्स वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, हीट देखने को मिलेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला गया है, इन हाउ मेनी पार्ट्स, एक वायर है 100 ओम, ठीक है, टोटल वायर है ये, इस तरीके से कट करना है कि हमें रेजिस्टेंस जो है 1 ओम की वहां पे मिल जाए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 100 ओम टोटल है, तो इट मीन्स, और अरेंज किस में करना है, पैरेलल में करना है। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय आर में पैरेलल इस तरीके से लिख लेती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको मैं 10 टाइम्स लिख देती हूँ। ठीक है, 1/10, 5 हुआ, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो देखो इसका किसके इक्वल आएगा, 10/10, तो 10/10 हमें कितना मिल गया, 1 ओम, हमें क्या चाहिए थी, 1 ओम ही चाहिए थी। इट मीन्स 100 ओम की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो हमें इसको पैरेलल में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जो रेजिस्टेंस है वो कितनी निकल कर आएगी मेरे पास, 10 ओम, सॉरी हाँ 10 पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट्स ही पूछे गए थे ना, हाँ, तो 10 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कितने रेजिस्टेंस वहां पे मिलेगी, 1 ओम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि हीटिंग इफेक्ट जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हीटिंग इफेक्ट किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का किसकी वजह से होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर किसका बोल रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस हमें देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, वो क्या कर जाती है, लूज कर जाती है। किसकी वजह से, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये किसकी वजह से होता है, हमने पहले ही पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हीटिंग इफेक्ट किस वजह से आता है, ड्यू टू द, कौन सा कॉज बताया था मैंने आपको, रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से हमें हीट इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव करते जाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उनको पास नहीं होने दे रही है। ठीक है, और आगे तो मतलब रोक के रखा है उसको, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, कौन सा इफेक्ट देंगे, रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट देंगे। और हीटिंग इफेक्ट देंगे तो हमें वहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से बनते हैं, मैंने आपको रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर बताया इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी क्या था, इसी के साथ रिलेट करता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जहां पर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से डीप लेवल के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको इस तरीके की वीडियोज और भी देखने को मिलेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।